पहले ये बताओ, कल जहां तक मैंने पढ़ाया था वहां तक से कहीं से किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? पहले बताओ किसी भी स्टूडेंट्स को। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, बोलना भी नहीं। बोलो क्या होगा तुम्हारा क्वेश्चन क्या? सर टॉपिक के रिलेटेड है सर अपनी बोलो भाई। सर अपन सर एक सर रेट ऑफ रिएक्शन रिएजेंट डालने से पड़ती है सर। अगर हम रिएक्शन अंधेरे में कर रहे हैं सर ये रेट ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं लाइट क्या सारी रिएक्शन लाइन होती है क्या? जो रिएक्शन लाइन उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रेट। तो फोटोकेमिकल से वो सनलाइट रिएक्शन होता है, तो सनलाइट में जो रिएक्शन होता है स्पेसिफिक उसको अगर आप ध्यान में रखो रिएक्शन स्लो होगा या ना होगा? सर रेट ज्यादा लाइट ऐसा कुछ नहीं है, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है ना। क्या सारे रिएक्शन में कैटेगरी डालते हैं क्या? है ना, वो डिपेंड करता है रिएजेंट कौन सा है। तो केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंडीशन इन व्हिच कंडीशंस वी रिएक्ट वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ किस कंडीशन में रिएक्शन कर रहा है। तो जो रिएक्शन सनलाइट के बेस उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल। लाइक हाइड्रोजन का जितना भी रिएक्शन होगा हेलोजन के साथ, दे ऑल आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस आल्सो एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल। कैसे? और कोई दिक्कत? चलो तो आगे पढ़ाना स्टार्ट करें ना? देखो फिर तो आपने पढ़ाया तो बताओ मुझे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में कहां तक पढ़ाया था बताओ? डिस्कस हो गया था। केमिकल लिखना स्टार्ट करो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रेजोनेंस पढ़े वो रेजोनेंस इनको तो तुम्हारा क्या ऑर्गेनिक बहुत फेवरेट है ना? तुम्हारी बात रेजोनेंस, अरे रेजोनेंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है मेरे भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा आपने। रिएक्शन विद मेटल्स, reaction with metals, this is Mg plus N3H, Mg plus N3H and form
सिल्वर नाइट्राइड। ये एल्यूमिनियम के साथ भी खराब होगी, इसको लिखो सिल्वर नाइट्राइड, और एक करा लो इसका एल्यूमिनियम के साथ। देखो रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ लो, कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, पहले लिख लो आप Al प्लस HNO3 बनेगा यहाँ पे एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे देखो अब इस रिएक्शन के बेसिस पे हम यहाँ बोल सकते हैं क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्योंकि हमको सीक्वेंस समझना होता है। देखो अगर हम सिंपल अगर मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोजन इसको ये प्रोवाइड करेगा तो क्या बना लेगा, नाइट्राइड बना लेगा, बोलो हाँ, प्लस H2S रिलीज करेगा। लेकिन अगर मान लो कि सपोज हम इसको कराते हैं नाइट्रेट के साथ रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट एल्यूमिनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन, NO3 हो गया यहाँ पे। जब हम कराएंगे रिएक्शन तो देखो क्या बनेगा, तो यहाँ पे नाइट्राइड तो बनेगा ही बनेगा, साथ में यहाँ पे नाइट्रिक एसिड भी बनेगा, बोलो हाँ या ना। अब क्यों बनेगा नाइट्रिक एसिड जी, तो यहाँ पे H है बेटा, NO3 के साथ क्या नाइट्रिक एसिड बनाएगा ना, बोलो हाँ या ना, यस और नो। जब यहाँ पे H अकेला था एल्यूमिनियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो सिर्फ H2 से रिलीज करा, समझे बात को, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट को समझना। अब देखो आप यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और यहाँ पे क्या है ना, ये आपका हाइड्रोजन एसिड है, तो ये तो कंफर्म है कि कॉपर नाइट्राइड बनाएगा, रिएक्शन बहुत स्लो रेट से होगा, प्लस क्या बनाएगा साथ साथ आपका क्या H2 सपोर्ट देगा, बोलो हाँ। कैसे डिसाइड करेंगे H2 सपोर्ट देगा, अरे सीधी सी बात है, जब यहाँ पे नाइट्रेट है तो ये नाइट्रिक एसिड बना रहा है, तो जब हम इसको CuSO4 से कराएंगे तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड देगा ना, हाइड्रोजन क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। अब अगर मान लो कि मैं CuCl2 को कराऊं रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन एसिड के साथ, क्या बनेगा बेटा, कॉपर नाइट्राइड, और क्या बनेगा बेटा, सही है, ये बनेगा ना। कैसे डिसाइड किया कैसे बनेगा, बेटा तुमसे लिख दो, सबसे पूछना मैं, अरे सीधी सी बात है, जब हमने देखा रेशियो यहाँ पे NO3 है तो नाइट्रिक एसिड बना रहा है, जब यहाँ पे SO4 है तो SO4 यहाँ पे HCl का एसिड बनाएगा, एसिड बनाएगा ना, तो एक पार्ट इसका एसिड रहेगा, दूसरा नाइट्राइट रहेगा। ये इसको कहते हैं रिएक्शन को समझना, रटना नहीं है, रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना है डायरेक्ट। अगर फास्फोरिक एसिड रहेगा, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे सोडियम फॉस्फेट दे दिया Na3PO4 प्लस मैंने यहाँ पे दे दिया N3H हाइड्रोजन एसिड, पूछ देगा चलो बताओ भाई x क्या होगा और y क्या होगा, क्या ये क्वेश्चन मेल से नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो क्या करोगे आप, इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो ये तो कंफर्म है कि सोडियम नाइट्राइड बनाएगा, और ये फास्फोरस H के साथ क्या बनाएगा, फास्फोरिक एसिड, दैट्स इट। तो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, रिएक्शन को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को आपको गेन करना है। एग्जांपल कोई भी है तुरंत क्रैक कर लेना उसको, समझ गए बात, देखो रिपोर्ट।
एनटीपी का मतलब क्या होता है? पढ़ा है तुम लोगों ने, पढ़े थे ना? और एसटीपी का मतलब क्या होता है? हाई टेम्परेचर एंड एनटीपी का एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, ठीक है ना? चलो एक बात, अगर हम टेम्परेचर को हाई कर देते हैं, समझो रिएक्शन यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं होता, देखो यहाँ पे, यानी कि नीचे को हमारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मेरे से स्टार्ट किया, रिएक्टेंट्स वही है, प्रोडक्ट लेकिन अलग बनेगा, ये तो सेम बनेगा लेकिन यहाँ पे अलग हो जाएगा, कब? जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे दिस इज Mg reacts with N3H, दिस को हाइड्रोजोइक एसिड, तो बनाएगा जो यहाँ पे अजाइड MgN3(2), इसको बोलते हैं मैग्नीशियम अजाइड। क्या बोलते हैं हम? कब बनाएगा? टेम्परेचर हाई रहेगा तब। Any reactions always depend on condition. Which conditions reaction takes place? यानी कि आप सोचो यहाँ पे रिएक्शन में मैंने टेम्परेचर को लो कर दिया तो नाइट्राइट बना, लेकिन टेम्परेचर जैसे ही हाई किया अजाइड बना रहा है। अजाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, क्या है जी? N3 माइनस होगा, तो N3 माइनस है और यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है? 2, क्या बनाएगा? N3 बनाएगा, और प्लस यहाँ पे H2S को क्या कर रही है? क्लियर है कौन? तो जो भी आपने नेक्स्ट यहाँ पे देखा, अगर टेम्परेचर को हम हाई करेंगे अजाइड बनाएगा प्लस नाइट्रिक एसिड H2S, पूरी रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अभी क्या होता है? हाई टेम्परेचर, अब ये बताओ यहाँ पे दिस इज Na प्लस N3H, हाई टेम्परेचर आपको बताना है क्या बनेगा, और यहाँ पे आपका है AgNO3, देखो ध्यान से N3H, हाई टेम्परेचर आपको बताना है कि यहाँ पे क्या बनेगा। बताओ दोनों जगह क्या बनेगा, आप बताओ, कौन कौन बता सकते हैं हाथ ऊपर करो बताने के लिए, इन दोनों इक्वेशंस के लिए। जब ऊपर वाला समझेगा नीचे वाला बता सकते दोनों रिएक्शंस। गर्ल्स में कोई बताएगी? बॉयज में डीयू डांट डे करना भी पड़ा है ना, बताओ भाई कोई बताओ। क्या बेटा? हाँ AgN3, ठीक है, और ऊपर में क्या बनेगा बेटा? बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले वाला H2 बनेगा, नीचे वाले में क्या? HNO3 बेटा, क्योंकि वहां पे सिल्वर नाइट्रेट है। मैंने क्या बोला, मेरी बात को ध्यान सुनो, रिएक्शंस वही है, सिर्फ चेंज क्या होगा, जहां पे नाइट्राइट बन रहा है वहां पे क्या बन जाएगा? अजाइड। नहीं समझे मैंने क्या बोला? सब कुछ वही बनेगा, सब कुछ वही बनेगा, सिर्फ चेंजिंग क्या होगा बेटा? जहां पे आपका नाइट्राइट और वहां पे क्या बनेगा? अजाइड। तो टेम्परेचर हाई करेंगे तो देखो आप यहाँ पे, अब चेक करो आप यहाँ पे है सिल्वर नाइट्रेट और इसके साथ करा रही है नॉर्मल टेम्परेचर, तो क्या बन रहा है बताओ? सिल्वर नाइट्राइट और नाइट्रिक एसिड बन रहा है, और टेम्परेचर को जब हम क्या करें हाई करेंगे क्या बनेगा यहाँ पे? सिल्वर क्या बनेगा? अजाइड प्लस नाइट्रिक एसिड बनेगा, नाइट्रिक एसिड कॉमन रहेगा, समझे बात को? तो क्या बनेगा भाई? ये बनेगा जी आपका AgN3, इसको बोलते हैं अजाइड, क्या बोलते हैं? सिल्वर अजाइड, प्लस क्या बनेगा? प्लस आपका बनेगा HNO3। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे देखो सोडियम के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो सिर्फ यहाँ क्या H2S से फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, क्या बनेगा? दिस इज AgN3 प्लस इन्हें हो गया सोडियम अजाइड प्लस H2S, ठीक है? आई बात समझ में? अब इस तरह से आप मुझे एक नेक्स्ट लास्ट और बता दोगे आप यहाँ पे दिस इज Cu, तो CuSO4 इस वाले पे CuSO4 प्लस N3H हाइड्रोजन के साथ कराएंगे और यहाँ पे देगा आपको X और यहाँ पे देगा जी Y। Cu निकल के यहाँ पे कैल्शियम लेते रहता है, कैल्शियम सल्फेट। बताओ X क्या होगा और Y क्या होगा? कॉपी में लिखो एंड देन मुझे बताओ, वेट करता हूँ एक मिनट।
चलिए बेटा हो गया क्रॉस खत्म। तो इस बार गर्ल्स की बारी, बता सकती हो कोई क्या बनेगा प्रोडक्ट? बताओ भूमिका, भूमिका कौन है बताओ। क्या CN3 नहीं होगा बेटा, CN3 वोल्ट वाइज होगा। चलो आगे बताओ क्या क्या सही है, बैठ जाओ। तो तैयार है ना? CN3 वोल्ट वाइज प्लस ठीक है, लिखो कॉपी लिखो। हो गया ठीक, लिखो जल्दी से। डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन गैसेस इरेज कर दो इसको। रखो या ना करो, देखो लिखो जल्दी से लिखो। कोई ऐसे तो जिसका पहला क्लास है स्टूडेंट तो लगता है बड़े हुए क्लास, कोई ऐसा जिसका पहला क्लास है ऑफलाइन में? कोई नहीं है? ठीक, देखो स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पे कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, तो N के साथ H डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। अब मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कि लोन पे हम कैसे देते हैं। तो अब आप चेक करो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट्स को ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबल होने के लिए बेटा कितने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थी। अब यहाँ पे इसके पास हो रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जब बॉन्ड कम पड़ेगा किसी भी एटम में तो उसको माइनस चार्ज देके स्टेबल करते हैं, सीधी सी बात है। ऑक्सीजन रखते हैं अपने पास डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के पास अगर एक ही बॉन्ड रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस चार्ज देके उसको स्टेबल करेंगे ब्रोमाइन। नाइट्रोजन इस प्लस बेटा 3 बॉन्ड मिनिमम उसको चाहिए, तो 3 बॉन्ड चाहिए, 3 से कम बॉन्ड है तो क्या करेंगे, माइनस चार्ज देंगे ना। और अगर 3 से ज्यादा बॉन्ड है तो क्या करेंगे, प्लस चार्ज देंगे। क्योंकि माइनस हो गया तो भी क्या होगा, अनस्टेबल है, और प्लस हो गया तो भी अनस्टेबल, इसलिए NH4 पे क्या होता है, प्लस हम देते हैं, लिखते हैं ना। अब देखो आप यहाँ पे तो N इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा दोनों है। अब आप देखो इसके केस में देखो तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है दोनों है, तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा, प्लस हाँ और ना आंसर दोनों नहीं देंगे ना, प्लस चार्ज देंगे। और एक बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने 1 2 3 बॉन्ड, तो ये पहला वाला नाइट्रोजन का बॉन्ड सैटिस्फाइड है, इसमें कोई चार्ज नहीं देंगे बेटा, सही है ना। अच्छा लेकिन हाँ एक लोन पे तो देना बनता है ना, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो कितने रहे बेटा 6 हो रहे हैं ना, तो 6 को कितना हो गया, समझ गए पक्का। लेकिन ये स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसके अलावा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या समझते हो आप, तो रेजोनेंस में होता है बेटा साइमल्टेनियसली बॉन्ड पेयर चेंज टू लोन पेयर एंड लोन पेयर चेंज टू बॉन्ड पेयर, बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। रेजोनेंस का साइन होता है कि डबल हेडेड है, क्या होता है बेटा डबल हेडेड है। तो क्या होगा देखो यहाँ पे ये लोन पेयर आ जाएगा बॉन्ड में, और जो आप यहाँ पे बॉन्ड देख रहे हो किसमें आ जाएगा, लोन में आ जाएगा, यानी दोनों प्रोसेस क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका जी फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हो, तो HN क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, बोलो है क्या होगा, लोन पेयर
अच्छा, और यहाँ पे क्या होगा तो एन सिंगल बॉन्ड, बल्कि ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड नहीं कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे एन, अब बताओ यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, दोनों हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इसको बोलते हैं सेकेंड रिलेटिव स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड कब रहता है, एक माइनस देंगे, दोनों हैं। यहाँ पे 3 1 4 बॉन्ड है तो एक प्लस देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन अपने पास कितना बॉन्ड रखता है, जबकि लास्ट वाले में नाइट्रोजन के पूरे बॉन्ड कंप्लीट है, दोनों हैं। समझे बोलो? लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जेडब्ल्यू मेंस की बात करो, नीट की बात करो, तो सीधा ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर बुक उठा के देखो, हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, चेक करो 1 2 3, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे? जेडब्ल्यू का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन। अब इसी को आप उल्टा कर लो, उल्टा मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड को इधर ले जाओ, जब सिंगल बॉन्ड इधर, तो तीसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। समझे? तो 3 स्ट्रक्चर हो गया पॉसिबल। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? कैसे तो नहीं ऊपर से पार कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है ना, यहाँ सीधा जा रहा है ना। किसको समझ में आ गया? हाथ ऊपर करो एक बार। इसको समझ में आ गया, हिंदी बोल रहा हूँ, इसको समझ में आ गया वो हाथ ऊपर करो। समझ में आ गया, और नहीं आया समझ वो भी हाथ ऊपर करो। एक लड़की को नहीं आया समझ। चलो बेटा खड़ी हो, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? प्रतीक्षा। बेटा क्या नहीं समझ, मैंने सब क्या बता दिया तुमको नहीं समझ, बताओ ऐसा फिर से बता दो। अच्छा ठीक, चलो फिर से बता देता हूँ। देखो N3H मैंने स्ट्रक्चर को लिखा बेटा। अब देखो डबल बॉन्ड N, तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए प्रतीक्षा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 8। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? यहाँ पे 2 1 3, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो रहे हैं, बोला है ना 2 2 4 2 6। तो दो लोन पेयर, एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक लोन पेयर होगा, मस्त देंगे, दोनों हैं, देंगे ना, दे दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन के पास हो गए 4 बॉन्ड, जबकि नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड रख नहीं सकता है, और रखता है तो प्लस चार्ज देना पड़ेगा उसमें, प्लस चार्ज दे दिया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन देखो, तीनों नाइट्रोजन के साथ कंडीशन अलग-अलग है। पहले वाले नाइट्रोजन के साथ क्या हो रहा है? तो पहले वाले नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड परफेक्ट है, या 3 बॉन्ड हो रहे हैं यहाँ पे। सेकंड वाले नाइट्रोजन के साथ क्या 4 बॉन्ड हो रहे हैं, ज्यादा बॉन्ड हो रहे हैं। थर्ड वाले के साथ कम बॉन्ड हो रहे हैं। तो 4 बॉन्ड यहाँ पे हमने प्लस चार्ज देके इसको स्टेबल किया, जबकि यहाँ पे 2 ही बॉन्ड हो रहा था तो हमने एक माइनस चार्ज देके इसको स्टेबल किया। समझी प्रतीक्षा? पक्का? तो जिसको पहले नहीं समझ में आ गया समझ में, बेटा लिख लो इसको। और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और आ सकता है एग्जाम में, इसलिए आप इंपॉर्टेंट करके लिख लो इसको। क्या? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वाला क्वेश्चन। इसी स्ट्रक्चर को रिवर्स करना, ट्रिपल बॉन्ड इधर ले आओ, एच उधर ले आओ, तीसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। कितने क्वेश्चन का पहला हो 50 क्वेश्चन, बने तो नहीं होंगे तो उसमें 16 लोग के लिए। अच्छा ठीक है, वो क्या बेटा लिख लिए सबने? बना लिए? लोन पेयर पे नेगेटिव
बॉन्ड सेट साइड लिखिए सर, यूजेस लिखो, उस बात फिर आगे बढ़ेंगे। बताने के लिए देखो, इट इज यूज इन द it is used in the medicine industries. It is used in the medicine industries for the manufacturing of medicines related to the skin disease. Number 2, it is also act as a laboratory reagent. For the manufacturing of various organic as well as inorganic compound. Various organic as well as inorganic compound. लिखिए बेटा, for example Smith reaction, SMITH, Smith reaction इसी के बदले में यूज होता है, पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, लिखिए for example Smith reaction, SMITH reaction। ओके लिखा हो, चलो ये हो गया लिखा हुआ, तो फिर आगे लिखो। चलो जी, यहाँ पे हाइड्राइड्स आपका पूरा कंप्लीट होता है। अब लिखो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन कितने ऑक्साइड्स होंगे? 5। यस और नो? चलो एक करके डिस्कस करूंगा। लिखो बी ब्लॉक का सिर्फ एक ग्रुप थोड़ा ज्यादा बड़ा है, बाकी 16, 17, 18 छोटे वाले ग्रुप। तो जितना मान के चलो कि 16 और 17 को पढ़ाने में जो टाइम लगेगा, उतना अकेला इस ग्रुप में टाइम लगता है। देखो इधर, तो ये आपका है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहला ऑक्साइड है बेटा आपका लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, N2 लाफिंग गैस, जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है जी? +1 होता है। JEE मेंस 2014 में पूछा था कि लाफिंग गैस किस टाइप का गैस है, यानी किस टाइप का नेचर क्या है इसका? एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा? नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा न्यूट्रल। ना ही एसिडिक होता है, ना ही बेसिक होता है। क्या होता है जी? न्यूट्रल। लिखवाऊंगा, पहले समझ लो। देखो ये, तो सबसे पहले हम बात करें बेटा प्रिपरेशन के बारे में। प्रिपरेशन कैसे होगा? देखो इधर कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं सारे मेथड नहीं पढ़ाऊंगा, जो सिलेक्टेड है, जो इंपॉर्टेंट वही बताऊंगा। तो सबसे पहला मेथड आपका है बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। बाय द थर्मल decomposition of
अमोनियम नाइट्रेट। पता है आप लोगों को कि डाइल्यूटेड होता है, एक होता है वेरी डाइल्यूटेड और एक होता है कांस्टेंट एसिड। पता है आपको ये तीनों में डिफरेंस पता है? किसको इसको पता है? डाइल्यूटेड एसिड किसे वो कहते हैं, वेरी डाइल्यूटेड किसे कहते हैं और कांस्टेंट एसिड किसे कहते हैं? किसको पता है? सर वेरी डाइल्यूटेड नहीं पता, डाइल्यूटेड पता है, वेरी डाइल्यूटेड पता है। वेरी डाइल्यूटेड का मतलब होता है कि पूरा पानी भरा हुआ है बॉटल में और उसमें 2 बूंद एसिड डाल दो, समझे? देखो भाई यहाँ पे by the action of zinc with very diluted Zn plus HNO3, क्या ये क्या बनाएगा? ये क्या हुआ? क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका लाफिंग गैस। जिंक नाइट्रेट देगा प्लस वाटर देगा प्लस लाफिंग गैस को क्या करेगा? ये रिलीज करेगा। लेकिन JEE 2016 में क्वेश्चन आया था कि अगर कॉन्सेंट्रेट के साथ करेगा तब क्या बनेगा? मत लिखो जो JEE वाले स्टूडेंट वो ज्यादा ध्यान से सुनो मेरी बात। JEE में 2016 में क्वेश्चन आया था कि when zinc reacts with concentrated and diluted nitric acid, तो कौन सा गैस? ये तो हो गया जी वेरी डाइल्यूटेड के साथ, तो डाइल्यूटेड रहेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड क्या NO गैस रिलीज करेगा। और अगर कॉन्सेंट्रेट है तो क्या करेगा? NO2 गैस। काम खुला सकता सुन लेगा तो। अगर ये डाइल्यूट रहेगा तो NO गैस रिलीज करेगा, अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो NO2 गैस रिलीज करेगा। सिर्फ जिंक के साथ ही नहीं, सभी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के साथ, मतलब कॉपर, आयरन, Sn, लिख लो कॉपी में लिखो इसको। पता है तुम लोग को इसमें पता है इसमें कौन सा केमिकल होता है? नहीं पता है? इसको 2 मिनट नाक के पास बेहोश चक्कर आने लगा है। एक्चुअली बेटा अल्कोहल होता है इसमें अल्कोहल होता है। अगर आप वहां पे जो इंक है ना, इंक को आप थोड़ा सा ले जाओ तो लगेगा एकदम अजीब तरह का, एकदम मतलब 2 मिनट से ज्यादा नहीं रख पाओगे। 2 मिनट रखने में लगेगा बेहोश हो जाएंगे। ऐसा अल्कोहल होता है एक्चुअली में, इसमें एडिक्स नशा इसमें चलो क्या लिखा हो सकता है? लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज।
इट इज न्यूट्रल गैस, अंडरलाइन कर दो, आया हुआ क्वेश्चन है ये। इट इज न्यूट्रल गैस little bit heavier than air, little bit heavier than air, it is partially soluble in water, but solubility increases, in hot water, in hot water, but solubility increases in hot water। देखिए कितने हो गए पॉइंट्स? देखो यहाँ पे आपको पता है, देखो इधर this is N2O reacts with H2O form H2N2O2, पता है इसमें आपको हाइपोनाइट्रस एसिड। एक्चुअली में ये एसिड, ये नाम तो एसिड का है लेकिन इसका पीएच वैल्यू 7 के काफी क्लोज होता है, यानी इसका 7.9 7.89 लगा होता है, जिसको न्यूट्रली कंसीडर करते हैं। इसलिए जो इसका ऑक्साइड है उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? जनरली अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 11 से ही कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके एसिडिक होते हैं। लेकिन क्या सारे एसिडिक होते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड नॉन मेटालिक होता है, एसिडिक है नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है क्योंकि कार्बोनिलेट बनाता है। उस तरह से यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या बना? हाइपोनाइट्रस एसिड इज आल्सो परफेक्टली एन एग्जांपल ऑफ एसिड एसिड, लेकिन न्यूट्रल एसिड। इसका पीएच वैल्यू 6.9 इज क्लोज टू द रिएक्शन रिपोर्ट। हो गया लिखा हुआ? देखिए अब सीधी सी बात है, इसके पास ऑक्सीजन है तो क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा ब्रोमाइन। देखो रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स देखो यहाँ पे रिएक्शन विद मेटल्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? तो ये सिंपल क्या बनता है? मेटालिक ऑक्साइड बनाता है और क्या करता है? N2 गैस क्या करता है? ये रिलीज करता है। देखो व्हेन इट रिएक्ट्स विद मेटल्स and form, when it reacts with metals and form metallic oxide and release nitrogen gas, in large scale, and give nitrogen gas on करना on large scale। हो गया लिखा हुआ सूत्र? लिखो जल्दी से लिखो। हो गया लिखा हुआ सूत्र? देखो दिस इज Mg plus N2O। क्या हो गया बेटा? MgO plus N2 गैस। अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है साथ साथ, तो बोलना सही हुआ या गलत हुआ? In this reaction, nitrous oxide act as a oxidizing agent. Yes or no? आप लोग क्या बोलते हो? हाँ या ना? तो हाँ बोलोगे तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। बताओ कैसे? कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हो? वेरी गुड। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है ना?
हाँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकाला रिडक्शन का, ठीक है, वेरी गुड। और हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, यहाँ पे भाई मैग्नीशियम का ऑक्सीजन क्या है, 0 है, और यहाँ पे हो गया +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन बोलो हाँ ना। और यहाँ पे नाइट्रोजन का +1 है, और यहाँ पे हो गया 0, क्योंकि नॉन मेटल मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो 0 दिखा रहा है, तो +1 0 क्या रिडक्शन, तो ये ज्यादा परफेक्ट हो रहा है, लाइक हमारा आंसर सही है लेकिन ये ज्यादा अच्छा है। चलो ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे दिस इज कैल्शियम रिएक्ट्स विद N2O, क्या बनेगा, CO plus N2 गैस। Similarly, aluminium reacts with laughing gas and form Al2O3 plus N2 gas. Zinc reacts with laughing gas and forms ZnO plus N2 gas. In this all reaction, laughing gas act as a oxidizing agent because itself ये खुद क्या हो रहा है भाई, ये खुद जो आपका हो रहा है क्या हो रहा है जी, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है ये, ऑक्सीडाइज। S प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस N2 गैस, P4 समझ में आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग समझ आ रहा है सबको ये। P4 प्लस क्या बनाएगा बताओ, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्या बनाएगा जी, प्लस N2 गैस। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड अगर ये रिएक्शन एटमॉस्फेयर अगर ओपन कंटेनर में हो रहा है तो P2O5 क्या करेगा, या सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, तो वाटर वेपर से मॉइस्ट को एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, और जब मॉइस्ट को एब्जॉर्ब करेगा बेटा तो क्या बनाएगा, मॉइस्ट मतलब क्या होता है वाटर, और जब ये मॉइस्ट को एब्जॉर्ब करेगा जी तो क्या बनाएगा आपका, called phosphorus acid, phosphorus is बोलो है, सॉरी phosphoric acid, PO4 phosphoric acid, phosphoric acid बोलो हाँ है ना, बनाएगा। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जब हम फॉस्फोरस को ले जाएंगे लाफिंग गैस के साथ तो पहले क्या बनाएगा, P2O5 बनाएगा, और P2O5 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट बेटा मॉइस्ट को क्या करेगा जी, एब्जॉर्ब करेगा, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड के, मैं बिल्कुल नहीं बोर्ड में है नहीं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि व्हाट हैपेंस व्हेन फास्फोरस रिएक्ट्स विद लाफिंग गैस, तो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, अगर फाइनल वर्ड यूज करेगा तो फाइनल क्या बनेगा, और सिर्फ ये पूछेगा क्या होता है, सिर्फ रिएक्शन फास्फोरस रिएक्ट विद लाफिंग गैस, तो आपको क्या लिखना है, P2O5, लेकिन अगर फाइनल प्रोडक्ट बोलेगा क्या लिखना, फॉस्फोरिक एसिड, या क्या
पूछने वाला हूं, इसमें बैठ गया, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। हो गया लिखा हुआ, ये हो गया लिखा हुआ। हो गया, बता दो मुझे क्या ये रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, नीचे वाला रिएक्शन N2O H2 ये NH3 H2O, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा? कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन रेडॉक्स है नहीं? यानी कि अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो तो रेडॉक्स है, बैठ यही काफी है। कैसे ये रेडॉक्स रिएक्शन कौन बता सकता है? which one oxidize and which one reduce in the given reaction, बताओ इसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है बेटा, बताओ बोलो बोलो बोलो। मैं मास्क का बोलो, मास्क का बोलो, मास्क का बोलो। हां क्या बोल रहा है? क्या बोला? ऑक्सीड हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और नाइट्रोजन और ऑक्सीडेशन में कितना का चेंज हो रहा है नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन में बेटा कितना चेंज हो रहा है? +1 से -3 हो रहा है ना, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? 0 से +1 है ना, सब लिख लो कॉपी पे। अब मास का इफेक्ट, ठीक है। वो क्या लिखा हुआ बोलो, सबने लिख लिया? लिखो स्ट्रक्चर ऑफ N2O। एक बात बताओ, मैं बताऊं ये स्ट्रक्चर या आपको मुझे बता के बताओ? मैं बता दूं ना, नहीं मत दिखाओ, मैं पूछूंगा क्वेश्चन तब बताना, ठीक है? समझ तो गए ही होंगे। आई वर्स में इसको बोलो आया N2O। तो पहले कुछ नहीं करते, वो कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे देखो ध्यान से। पहले आपको क्या दोनों नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बना लिए, N2 का स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा ना। N2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6। ये हो गया जी आपका नाइट्रोजन, ये भी हो गया नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट है, बोलो हां। लेकिन यहां बेटा ऑक्सीजन कितना है? 6 है, बोलो हां। 2 4 6, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। बताओ क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं ना, नहीं है। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? और 2 कौन देगा? नाइट्रोजन देगा। नाइट्रोजन जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो देखो नाइट्रोजन बेटा 2 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? शेयरिंग करने के लिए। तो भाई इसके पास लोन पेयर है, तो इसमें इसका तो कोई घाटा नहीं होगा हाइड्रोजन, लेकिन इसका फायदा हो गया होगा ना। नाइट्रोजन का क्या हो गया? यहाँ पे नाइट्रोजन का कोई घाटा नहीं, इसका फायदा हो गया, भाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा? तो टोटल लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 2 1 2 3 4, टोटल 4, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो क्वेश्चन भी देखना, एग्जाम में कभी-कभी कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पूछता है, इलेक्ट्रॉन पूछेगा क्या लिखो 8, और लोन पेयर पूछेगा कितना लिखो। तो ये पता है क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, सीधा आंसर लगाते हैं। तो ऑप्शन में क्या रहेगा? 8 भी रहेगा और 4 भी रहेगा। तो क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन्स बोला है या पेयर बोला है? अगर पेयर बोलेगा तो 4 और इलेक्ट्रॉन्स बोला है कितना बेटा? है ना आसान?
डिग्री में हो गया लिखा हुआ लोन पेयर वाला स्पेशल लिखना, लोन पेयर इक्वल कितना 4। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मार्क्स इससे मैं लिखा हूं। कभी दांतों वगैरह का ऑपरेशन हुआ है या छोटे मोटे दांतों का कभी ऑपरेशन हुआ है किसी का ऑपरेशन? नहीं। किसी का घाव वगैरह का ऑपरेशन हुआ है? अच्छा है। तो हम इसमें तो जख्म हुआ है। क्या हो गया? मैं कंडीशन अलग है। आपकी बात बोल रहा हूँ या मैं ऑपरेट की बात कर रहा हूँ? बैक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस उन्हीं को जोड़ दिया गया। लेकिन किसी का मान लो कि अगर ये पूरा कट गया है या फिर मान लो कि किसी का दांत का ऑपरेशन हो रहा है तो दांत को एनेस्थेसिया देके एनेस्थेटिक देकर ही करेगा ना ऑपरेशन। लेकिन ऐसा नहीं कि मूवीज वगैरह में दिखा दो वेस्टर्स लेता और डायरेक्ट उसको क्या क्या बोलते हैं सीधा खींच लेता है उसको। ऐसा नहीं होता, रियल में ऐसा नहीं होता ना। तो बेटा इसका यूज मैं बोल रहा था, इसका यूज पता क्या गया था? इसका यूज क्या है एनेस्थेटिक ऑपरेशन में, यानी ऑपरेशन में इसका काम एनेस्थेटिक। कौन सा ऑपरेशन में? बड़े ऑपरेशन नहीं, छोटे ऑपरेशन। बड़ा ऑपरेशन मतलब क्या समझ? दांतों का ऑपरेशन। कान का ऑपरेशन हो रहा है, दांत का ऑपरेशन हो रहा है, दांतों का ऑपरेशन, घाव वगैरह का ऑपरेशन जो होता है उसमें उसको क्या करते हैं एनेस्थेटिक देकर के उसको उतना दूर क्या करते हैं उसको मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है। दांत का ऑपरेशन होता है पता ही नहीं चलता दांत का ऑपरेशन कब हो गया। तो एनेस्थेटिक के रूप में इसका यूज किया है। छोटे मोटे ऑपरेशन के और बड़े ऑपरेशन के लिए ईथर का यूज किया है। ईथर से कोई भी आदमी जो है नॉर्मल आदमी वो 8 से 10 घंटे बेहोश रह सकता है। लेकिन आपको पता है चीज है नहीं पता होगा मैं बताता हूं। ईथर उसी को बेहोश कर पाएगा जो ड्रग एडिक्टेड नहीं है, जो नॉर्मल पेशेंट है। जो ड्रग एडिक्टेड होता है, जो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक होता है, उसको ईथर इफेक्ट नहीं कर पाता है। पूछो कि सर उसका ऑपरेशन कैसे होता है? उसको डबल डोज दिया जाता है। अब तुमको शायद यहाँ पे मैं एक बात बता, तुमको शायद आश्चर्य लगेगा, तुमको दुख लगेगा। सच्चाई बात ये है आज से करीब 4-5 साल पहले यूपी किसी गांव में एक किसान जो था वो खेत में काम कर रहा था, उसको किसी सांप ने काट दिया। सांप मर गया, वो बच गया। तो तुमको मजाक लग रहा होगा नहीं? और सांप ही कौन सा? जहरीला सांप। सांप मर गया, वो बच गया। तो बाद में जब डॉक्टर्स की टीम ने आके जब रिसर्च किया तो पाया कि एक्चुअली वो ड्रग एडिक्टेड था और उसके ब्लड में इतना ज्यादा ड्रग मतलब है फैला हुआ कि वो सांप के मतलब विष से भी क्या है, सांप के पॉइजन से भी क्या है बहुत ज्यादा। अब सोचो तो अगर मान लो कि वो नॉर्मल किसी को दांत काट लेगा उसका मरना तय है। मैं कोई जोक नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। तो अभी बात उस पेशेंट को क्या इसका कोई इफेक्ट होगा? उसको ईथर का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा इफेक्ट नहीं होगा, उसको डबल ट्रिपल डोज पे दे देना पड़ेगा। इसलिए पता है आपको जब किसी का बड़ा ऑपरेशन होता है, ब्रेन का ऑपरेशन या फिर पेट का ऑपरेशन, तो क्या बोलता है डॉक्टर? बोलता है पहले हेल्थ और थोड़ा स्ट्रांग कर लो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक कमजोर पेशेंट को अगर ईथर से डायरेक्ट अगर बेहोश किया गया तो पहले वो कोमा में जाएगा और मर जाएगा। पता है सच्चाई बात। पता है केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ना है अभी, केमिस्ट्री एवरीडे है, उसमें सब सारी चीजें पढ़नी है। वो चैप्टर पढ़ने के बाद तो मेडिसिन की 50% जानकारी तुमको हो जाएगी, कौन सा मेडिसिन का यूज कहां करते हैं। एनीवे लिखो, इसके यूज लिखो आप। और ये जो मैं बता रहा हूं वो सच्चाई बता रहा हूं, ऐसा हुआ है। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। वो 5 इयर्स बिफोर, 5 साल पहले। लिखो इट इज यूज्ड इन द समझी सारिका, लिखो इट इज यूज्ड इन द anesthetic operations. It is used as a anesthetic. It is used as a anesthetic in operation. Minor operations. Minor operations. It is also used in the glass industries.
for the cleaning of glass, for the cleaning of glasses, for the cleaning of glasses. Okay, लिखा हुआ, it is used in the as a oxidizing agent in the laboratory, as a oxidizing agent in the laboratory for the various reaction, oxidizing agent in the laboratory for the various reaction. क्या ये बात सही है? हाँ या ना बताओ। लिखो, सेकंड लिखना, ऑक्साइड लिखो, फर्स्ट ऑक्साइड कंप्लीट हो गया, लिखो सेकंड लिखना, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, हो गया लिखा हुआ, देखो ये इसको कैसे बनाएंगे? इसके बनाने के कई सारे मेथड्स और कई सारे 3-4 मेथड सभी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा बहुत कभी रिएक्शन में होता है कि इसके सारे मेथड इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो कैसे, तो प्रिपरेशन की अगर बात करें यहाँ पे NO, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये गैस कौन पता है आपको? ये भी न्यूट्रल होता है। Another oxides of nitrogen क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। तो एसिडिक कौन से स्टार्ट होता है? N2O3 से, N2O4 से, N2O5 से। बाकी स्टार्टिंग में दोनों जो होते हैं ऑक्साइड, वो क्या होता है बेटा? न्यूट्रल। लिटमस पेपर उनका क्या होगा? कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ तो प्रिपरेशन की हम बात करें, तो प्रिपरेशन की बात करें जी, तो देखो प्रिपरेशन कैसे करेंगे? पहला मेथड है बेटा by the action of diluted nitric acid on copper metal, by the action of diluted HNO3 with copper CuS plus HNO3। ठीक है, क्या बनाएगा यहाँ पे? CuNO3 whole twice plus H2O plus नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ठीक है, नंबर 2, by the catalytic decomposition of ammonia, this is NH3 gas plus O2 gas। अब देखो decomposition process are two types, one is thermal decomposition and another is catalytic decomposition। if the process of decomposition, दिखना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, सब लोग दिखना। तो decomposition process are two types, one is catalytic decomposition and another is thermal decomposition। if the process of decomposition takes place in the presence of heat called thermal decomposition, but if the process of decomposition takes place in the presence of catalysis called catalytic decomposition। बेटा जब ये डिकम्पोज होगा तो क्या देगा? NO गैस प्लस H2O। और पता है आपको
रखो सबसे इंपॉर्टेंट, इसी गैस का यूज नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में किया जाता है। कौन से मेथड में पढ़ोगे आप? स्टुअर्ट मेथड में, स्टुअर्ट प्रोसेस में, ठीक है। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा, आपको पता है कि नाइट्रोजन को जब आप एयर में बर्न कराओगे तो डायरेक्ट हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं मिलता। कार्बन को अगर आप एयर में बर्न कराओ डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता। कार्बन से पहले बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वो हम लिखने के लिए देते हैं कार्बन प्लस सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं होता है। कार्बन से पहले बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जस्ट वही बात यहां पे, नाइट्रोजन को जब आप ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हो फर्स्ट टाइम पहले क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड एंड देन फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, देन क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन हमको बनाना क्या यहां पे? नाइट्रोजन। तो N2 गैस को रिएक्शन सीधा किससे करा लेंगे आप? देखो, बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस विद ऑक्सीजन, बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ by the direct combination of nitrogen gas with oxygen, by the direct combination of nitrogen gas with oxygen, here fourth method, by the action of Fe with diluted H2O. देखो एक ट्रिक याद रखना, किसी भी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक, लाइक आयरन, लाइक आपका कॉपर हो गया, इसका डाइल्यूटेड नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा, डायरेक्ट क्या बनाएगा? ये नाइट्रस, ये क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। कौन सा गैस रिलीज करेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। याद रखना ट्रिक, लिख लो बेटा। हैंडराइटिंग सबको समझ आ रही है मेरी? देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, देखो इट इज आल्सो न्यूट्रल गैस, it is also heavier than air, it is partially soluble in cold water, it is partially soluble in cold water, when it combined with oxygen and form nitrogen dioxide gas. Nitrogen dioxide gas नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कितनी है? हो गया, लिखा हो, आगे लिखो लिखो, इट इज स्टेबल एट द नॉर्मल टेम्परेचर, स्टेबल एट द नॉर्मल टेम्परेचर but at higher temperature over 90 degrees Celsius temperature, over
490 degrees Celsius temperature. When it decomposes and form nitrogen as well as oxygen gas. What to 90 में बोला ना? कितना बोला है? 490. केल्विन में कभी कभी केल्विन में पूछ जाता है, केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना? 273 इसमें ऐड कर लेना. लिखना मतलब अभी लिखना है, तो लिखवा है तो ऑप्शन के साथ रिएक्शन और ये वाला डिकम्पोजिशन वाला. देखो रिएक्शन विथ हैलोजन, रिएक्शन विथ हैलोजन if nitric oxide reacts with halogen, if nitric oxide reacts with halogen and form nitrosyl halide, nitrosyl halide, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट है जिसका यूज ऑर्गेनिक रिएक्शन में होता है. हाइड्रोकार्बन नाइट्रोसाइल हैलाइड NO गैस प्लस X2, ये क्या बनाएगा NOx. इसी को हम क्या बोलते हैं? अब देखो भाई यहाँ पे लिख लो Cl2 लो, Br2 लो और यहाँ पे I2 भी ले सकते हो, ठीक है? तो NO गैस रिएक्ट्स विद Cl2, क्या बनाएगा NO नाइट्रोसाइल क्लोराइड. NO गैस रिएक्ट्स विद Br2. कौन को ग्रुप पड़े होंगे ऑर्गेनिक पढ़े हो ना? तो इसका यूज यहाँ पे आएगा. देखो यहाँ पे दिस इज NOBr, दिस इज NO गैस प्लस क्या बोल रही हो? क्या NiTROXyl यही पूछ रही थी. लिखो कॉपी में लिखो इसको.
पर्टिकुलर रिएक्शन यहाँ पे है नाइट्रोसाइल। मैं ये बता रहा हूँ कि केमिकल रिएजेंट होता है, कैसे इसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में। एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन, देखो यहाँ पे प्रोपीन है यहाँ पे, और ये दो स्पीशीज में ब्रेक होता है। एक आपका है कि O- और दूसरा है Cl+। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, ऑक्सीजन के कंपेयर में क्लोरीन इलेक्ट्रोपोइडिक होता है। तो यहाँ पे Cl+ O-, मर्कोनकोव ये कहता है कि जहां पे मिनिमम नंबर ऑफ, पढ़े होगा हाइड्रोकार्बन में नेगेटिव पार्ट अटैच्ड वेयर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट विद कार्बन। तो हाइड्रो कहां पे कार्बन ज्यादा कम यहां पे है, तो ONO आ जाएगा यहां पे और C आ जाएगा। तो क्या बनेगा ये CH3, क्या बनेगा CHNO, और ये क्या बनेगा CH2Cl। 1 2 3 2 नाइट्रोसो 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 नाइट्रोसो 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर ब्रोमीन रहेगा तो 2 नाइट्रोसो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। अगर फ्लोरीन रहेगा क्या होगा 2 नाइट्रोसो 1 फ्लोरोप्रोपेन। तो कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करना है, एग्जांपल कोई भी। समझ गए बात? चलो ठीक है, तो आज के इतना ही बस। कल परसों 2 दिन में 15 पूरा नहीं बोल सकते हैं, ऑक्सीजन वगैरह पूरा नाइट्रोजन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला जो टाइम लग रहा है इसी ग्रुप में लग रहा है, बाकी इसके बाद वाले ग्रुप छोटे हैं। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो ये भूल जाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है नहीं, चलो रिएजेंट नाम याद रखिए, याद हो गया। फिजिकल है नहीं, फॉर्मूला याद है, बिल्कुल बन जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कल, इसके बाद से कल कर लीजिए, ठीक है ना। चलो बाय, ठीक है।